दोस्तों, अगर YouTube पर आप लफ्ज मिरासी लिखें तो उस नाम से कई गीत सामने आ जाएंगे, लेकिन जो सबसे मारूफ गीत है वो हसन नवाज ने गाया है। हसन नवाज ने 20 साल की उम्र में ये गीत गाया और देखते ही देखते शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच गया ये गीत। लोगों ने बेइंतहा पसंद किया। आज हम हसन नवाज से इस गीत के बारे में जानेंगे और इनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे कि ये आइंदा क्या गाने वाले हैं। हमारे साथ है हसन नवाज और आप देख रहे हैं शहूदिज़्म। 2015 में जब मैं लाहौर आया तो मैंने गिटार लिया, जब पहली क्लास ली और उस दिन मैं शाम को वापस आया तो मैंने गिटार के साथ बालकनी में एक तस्वीर ली और उसे फेसबुक पे अपलोड किया। मेरा ना कज़न था, आपको पता है रिलीजियस तरह फैमिली है, तो उसने ना नीचे कमेंट किया कि यह की काम तो शुरू करता है, मरासी वाला काम है, ये तुम्हें करने की क्या ज़रूरत थी, यानी कि उसने तंज किया। तो मुझे बड़ी चोट सी पहुंची उस टाइम और मैंने कहा कि यार ये क्या लफ्ज़ है और इसका मुआशरे में गलत तस्वुर क्यों किया जाता। तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च की, देखा कि ये अख़ज़ कहाँ से हुआ है और क्या इसके पीछे हिस्ट्री है। और मैंने एक शफ़क़त सलामत अली ख़ान साहब का इंटरव्यू था, उसने भी मुझे बड़ा हेल्प आउट किया इसको समझने में। तो बस उस दिन से मेरा गोल बन गया था कि मैंने इस नाम को इतना बड़ा बनाना है कि लोग एक दिन फ़ख्र से कहें कि मैं मिरासी हूँ, और उसकी वजह से फिर मैंने ये गाना बनाया। अच्छा, ऐसा है कि मुझे मेरे जो दोस्त अहबाब थे, मेरा सर्कल था, उन्होंने मना भी किया कि ये गाना आपको नहीं करना चाहिए, ये नेगेटिव पब्लिसिटी स्टंट है या इस तरह का, ये मतलब आपको कुछ और कोई और सॉन्ग करना चाहिए, किसी और कॉम्पोजिशन को पहले करना चाहिए। लेकिन मुझे था कि हमेशा अगर मैं इसे नहीं करूँगा, इस चीज़ के लिए मैं आवाज़ नहीं उठाऊँगा तो कौन उठाएगा। तो मैं बड़ा इसके साथ मेरी एक जिसे कहते हैं एफिलिएशन बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने इसको सबसे पहले करने का इरादा किया। मेरे पास कुछ सेविंग्स थी जो कि बेसिकली किसी और काम के लिए की हुई थी। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि मैं इस उम्र के अंदर अपना पहला गाना करूँगा, लेकिन वो काम ना होने की वजह से मैंने इसको इधर इन्वेस्ट किया, उसकी रिकॉर्डिंग करवाई और उसे रिलीज़ किया। और मैं बड़ा खुश था क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए उसकी कॉम्पोजिशंस बच्चों की तरह होती हैं, तो उसके साथ उसका एक लगाव ही कुछ और होता है। तो मैं बड़ा खुश था जब मैंने रिलीज़ किया इसको। मैं ऑलमोस्ट 3 दिन लगातार जागता रहा हूँ, 3 से 4 दिन, और मैं बड़ा मज़ा ले रहा था इस चीज़ का कि ऑडियंस क्या कमेंट कर रही है इसके ऊपर, और मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो गीत कामयाब होने के बाद कौन कौन से जो आर्टिस्ट थे आपको एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया हिंदुस्तान पाकिस्तान? उस पर बहुत सारे नाम हैं। पाकिस्तान में जुल्फ़ी भाई ने, बिलाल सईद भाई ने, उसके अलावा शफ़क़त सलामत अली ख़ान साहब, और इंडिया में मास्टर सलीम साहब, जी खान, और भी इस तरह के काफ़ी नाम हैं, जानी राइटर कंपोज़र। उन लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और ये मेरे लिए बड़ी बात थी कि इतने कामयाब लोग मेरी एक चीज़ को सराह रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो हम इस गीत का छोटा सा जो कर्टन आपसे सुनते हैं और बाकी सवालात उसके बाद। आप प्लीज़ कुछ पीस। दुनिया चे अंधे अस्सी तबले शबले वेखे, तूतियां ते नाल नाल वाजे वजदे वेखे। लोकी मैनू कहंदे बेटे बन ना सटारे, सिक्ख्या मैं वाजा फिर सिक्ख्या गिटारे। क्योंकि मैं मेरा सी मेरा प्यो, मेरा सी मेरा दादा, मेरा सी आपां सारे मेरा सियां। मैं मेरा सी मेरा प्यो, मेरा सी मेरा दादा, मेरा सी आपां सारे मेरा सियां।
के खिदमतां बगैर कम में सिक्खिया नहीं जांदा करेलियां च गोश्त होवे जी ललचांदा ठंड विच बाहर सातों निकले नहीं जांदा अल्लाह जाने गल्लां तानू कौन समझांदा क्योंकि मैं मेरा सी मेरा प्यो मेरा सी मेरा दादा मेरा सी आपां सारे मेरा सियां मैं मेरा सी मेरा प्यो मेरा सी मेरा दादा मेरा सी आपां सारे मेरा सियां। बहुत ज़बरदस्त। तो इस गीत की सक्सेस के 1 या 2 वीक बाद ही इसी नाम से एक और गीत रिलीज होता है। उसके पीछे क्या कहानी है? क्योंकि उसके बाद आपके गीत को यूट्यूब से हटा दिया गया या उसको रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, तो वो कौन लोग थे जिन्होंने वो गीत कवर गीत गाने के बाद आपको मंजर से हटाने की कोशिश की? बेसिकली स्टोरी तो बहुत लंबी है लेकिन मैं उसे शॉर्ट करके बताता हूँ। बैक इन 2017 मैं और जुनेब इकट्ठे एक स्टूडियो में काम करते थे, कॉम्पोजिशंस करते थे। जी कॉम्पोजिशंस भी करते थे, म्यूज़िक भी करते थे और वो मेरा सीनियर था, मैं उससे सीखता भी था। तो एक दिन ऐसे ही रैंडमली मैंने उसके साथ ये आइडिया शेयर किया, कॉन्सेप्ट शेयर किया मिरासी का, और उसे ये लाइन सुनाई। तो उस टाइम हम खाना खा रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है। उसने मुझे अप्रिशिएट किया, उसे पसंद आई और उसने कहा कि मुझे इसके लिए कॉम्पोजिशन उसने सजेस्ट की, जिस कॉम्पोजिशन को माइनर चेंजेस के बाद मैंने अपने गाने का हिस्सा भी बनाया। खैर 2017 में हमारा क्लैश हो गया किसी थर्ड पर्सन की वजह से और हमारे रास्ते अलग-अलग हो गए। मैं भी म्यूज़िक जारी रखा हुआ था, उसने भी रखा होगा। और 2019 में मैंने इसे रिकॉर्ड किया फेब में और अपने चैनल पे रिलीज़ किया, जिसके 13 सब्सक्राइबर्स थे 9 फेब को। अब गाना बड़ी जल्दी मकबूल हो गया, वायरल हो गया एकदम ही। मैं बड़ा खुश भी था और 1 हफ्ते के बाद ऑलमोस्ट गाना अचानक हर जगह से डिलीट हो गया, तमाम सोशल मीडिया साइट्स से एक्सेप्ट इंस्टाग्राम। तो मेरे लिए बड़ी शॉकिंग बात थी। और उसी टाइम मंजर आम पे एक और गाना आया विद द सेम नेम, जिसके स्पेलिंग्स थोड़े से चेंज थे और उसको ओरिजिनल वर्जन का टैग दिया गया और सैडली वो जुनेब ने गाया था। तो ये कहानी है इसके पीछे। यानी आपका गीत चोरी करके उन्होंने गाया और ऊपर से सीना जोरी ये की कि आपका गीत यूट्यूब से हटवाने की भी कोशिश की, अटेम्प्ट नहीं की, उन्होंने हटवा दिया। और मेरे पास बेसिकली मेरा पहला कंटेंट था, मुझे इतना पता नहीं था, मैंने कॉपीराइट्स नहीं लिए हुए थे और इस तरह की चीज़ें थी। और एक स्टेज ड्रामे के चैनल ने स्ट्राइक मारी जिसका कोई तुक नहीं बनता था। तो बस यही कहानी है। यूट्यूब पर आपका ये गीत मिरासी फिर से अपलोड हुआ और फिर से हज़ारों लाखों लोगों ने उसे पसंद किया। किस तरह दोबारा से मुमकिन हुआ कि यूट्यूब ने इसे कबूल किया? अच्छा, ऐसा हुआ कि लोगों ने उसे रोज़ अपलोड करना शुरू कर दिया डिलीट होने के बाद। अब लोगों के मोबाइलों से तो निकालने से रहे, तो रोज़ अपलोड होता था, रोज़ वो लोग डिलीट कर देते थे, रोज़ अपलोड होता था, मुखालिफ पार्टी डिलीट कर देती थी और ये काम ऐसे 1.5 महीना चलता रहा ऑलमोस्ट। उसके बाद मुझे यूके का एक लेबल मिला, उन्होंने हेल्प आउट किया, मामला रिजॉल्व किए और दोबारा से गाना अपलोड किया और वो माशाल्लाह उतना ही मकबूल हो गया फिर से। तो उन दिनों आपके क्या जज्बात थे? ज़ाहिर है ये एक ज़हनी नासूदगी के दिन होते हैं कि बंदा डिस्टर्बेंस में रहता है। आप उन दिनों में क्या महसूस कर रहे थे कि आपकी जो चाहे कम उम्र की जितनी भी गीतों की पूंजी थी वो कोई दूसरा उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था? आप उन दिनों किस कैफियत में थे? अच्छा, उन दिनों मुझे दुख था, इस बात का दुख था कि मेरा पहला काम था, उसके साथ ऐसा मिसहैप हो गया और ये कि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, ये नहीं पता था मामलात को डील कैसे करना है। तो इन चीज़ों की कमी थी और मुझे लेकिन खुशी इस बात की थी कि लोगों ने इतना एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया और ख़ास तौर पे जो मकसद था मेरा गाने का, जो मैसेज मैं देना चाहता था वो पूरा हुआ, लोगों ने उसे वाकई समझा। और सबसे बढ़ के ये खुशी थी कि मेरे सीनियर्स ने उस एक लाइन को इतना पसंद किया और इस काबिल समझा कि उन्होंने उसके ऊपर एक पूरा वर्जन तामीर किया और उसे लॉन्च किया। तो मेरे लिए ये भी किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। तो फ़न मौसीकी आप किन से सीखते हैं? आपके उस्ताद कौन हैं?
मेरे उस्ताद अज़हर हुसैन साहब हैं ताफू घराने से, उनसे मैंने गिटार सीखा है। और उसके अलावा उनके बेटे हैं आमिर अज़हर, उनसे भी मैं सीखता रहता हूँ और उनके साथ काम करता रहता हूँ। आप कौन से राग में ज़्यादातर अपनी जो गीत और एकदम धुन बनाते हैं? जैसे राग सावरी में आपने एक गीत गाया हुआ है, इस तरह कौन से राग आपको ज़्यादा पसंद है जो या आपके जो रेंज में आ जाते हैं? मुझे ज़्यादा जो पसंद है उसमें सिंपल राग हैं जो मुझे ज़्यादा पसंद है, जिस तरह दरबारी हो गया, सिंधी भैरवी हो गया, मेघ हो गया। इन पे मेरे दस्तरस तो नहीं हासिल, लेकिन कुछ ना कुछ अंदाज़ा है और मैं अच्छा लिसनर हूँ, मैं समझता हूँ। तो मैं इन्हें सुनने का बहुत शौकीन हूँ। मैं रोज़ रात को राग सुन के सोता हूँ कोई ना कोई। बाकी मुझे सिर्फ थोड़ा बहुत पता है रागों के बारे में, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। और मैं कोशिश करता हूँ, मेरे आमतौर पे जो ज़्यादातर गाने हैं वो मिशल मेल होते हैं, मिक्स करके रागों को वो बनाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये फरमाइए कि आपके आइंदा आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, कितने प्रोजेक्ट्स जिन पे आप काम कर रहे हैं या जिनकी लिरिक्स लिख चुके हैं? हमने सुना है कि आप बहुत ज़बरदस्त गज़ल भी रिकॉर्ड करने जा रहे हैं मुस्तकबिल करीब में। जी, अभी तो लोगों ने मेरी एक साइड ही सुनी है, ये ऑनर, ये जो एक फ़नी है लेकिन उसमें मैसेज कोई ना कोई मैं कन्वे करता हूँ। लेकिन आने वाले टाइम में मैं अपने स्टाइल में गज़ल भी गाता हूँ और वो भी इंशाल्लाह रिकॉर्ड हो रही हैं। इस तरह पॉप रॉक, ये मेरा जॉनर्स है, इनमें ख़ास तौर पे मैं कंपोजिशंस करता हूँ और आने वाले दौर में इंशाल्लाह वो सामने आएंगे। अच्छा, एक सवाल आमतौर पे सोचा जाता है कि आपका बैकग्राउंड बहुत ही मजहबी है, रिलीजियस है, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो अजीज़ो अकारब हैं, और दूसरी बात यह कि जो एक आप जैसे आर्टिस्ट हैं, हमारे यंग आर्टिस्ट हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है किसी सरकारी सतह पे या किसी नीम सरकारी अदारों की तरफ से, तो और फिर उनके रोजी रोटी के मामला भी होते हैं कि वो सर्वाइव लाइफ को करना मुश्किल हो जाता है। तो इन तीनों चीज़ों को आप कैसे, क्योंकि अभी आप यंग है, आप पे दबाव भी होगा कि आप जॉब करें, आप पढ़ाई करें, आप बिजनेस करें, जबकि जो आपकी आर्टिस्ट लाइफ है वो इन सब चीज़ों को ओवरकम कर जाती है। आप इन दबाव को कैसे बर्दाश्त करते हैं या कैसे समाज को इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि जो आप करना चाह रहे हैं दरअसल वही आपके लिए ठीक है? बेसिकली मेरा तो वैसे शुरू से एक अंदाज़ है कि मुझे जो सही लगता है मैं वो उसे ज़रूर करता हूँ, बेशक जो भी हो जाए। तो मैंने म्यूज़िक के लिए स्टैंड लिया था अपने घर में भी, और उनको नहीं पसंद लेकिन मैं करता हूँ ज़बरदस्ती। बाकी रही बात दबाव की, तो अब सोशल मीडिया की वजह से कुछ आसानियाँ आ गई हैं। पहले तो ये होता था कि बड़ी मुश्किल से आपको पीटीवी में एक मौका मिला करता था और कोई उसमें गाया करता था। अब सोशल मीडिया की वजह से फ़ायदे भी हैं, उसके कुछ नुकसानात भी हैं। कुछ आर्टिस्ट के लिए बड़ा आसान हो गया है कि वो सोशल मीडिया पे अपना कोई भी गाना रिलीज़ कर सकते हैं या कोई भी फ़नून लतीफ़ा से जुड़ी हुई चीज़। और कुछ लोग तो जिनको नहीं होना चाहिए वो भी रिलीज़ करना शुरू हो गए। खैर, दबाव तो अब उस तरह से नहीं रहा। तो अब आखिर में आप अपने जो आपके परस्तार हैं, आपको सुनने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं उनसे कहूँगा कि मेरे लिए दुआ करते रहें, ऐसे सपोर्ट करते रहें मुझे, और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे सरप्राइजेज़ हैं मेरे पास, और मैं इनसे भी बहुत अच्छे आइडियाज़ के साथ आपके सामने आऊँगा। थैंक यू।